हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई टू स्टडी टीम पर। आज हम विज्ञान की कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी का 5 चैप्टर पढ़ेंगे। हम 1 से 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक मतलब होता है अगल, पदार्थों का पृथकीकरण मतलब पदार्थों का अलग होना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण पदार्थ में से अलग करते हैं, पृथक करते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से चलनी करके मतलब छान कर द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे हम चाय बनाते हैं, उसमें चाय पत्ती होती है, उसको अपन छान कर यूज करते हैं चाय को, तो उसमें से अपन चाय पत्ती को पृथक कर रहे हैं, मतलब पदार्थों का पृथक्करण कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि चाय से चाय पत्ती अलग करने का जी चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। अपन फसल कटाई करते हैं, अब अपन फसल को काटते हैं हार्वेस्टर या किसी से भी, तो वो उसका भूसा होता है उसको अलग कर देते हैं, और जो अनाज होता है उसको अलग कर लेते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही को मंथन किया जाता है। जैसा ही हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। मतलब अगर रेशों से बीजों को, जो अपन मतलब रेसे ये यूज करते हैं, उससे बीजों को अलग करते हैं, कपास को ओटते हैं। ओटते मतलब चुनते हैं, कपास को ओटना मतलब चुनना। कदाचित आपने नमकीन, दलिया और पोया खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इनमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। अपन पोहा या दलिया कुछ भी चीज़ यूज करते हैं खाने में, अगर हम मिर्ची नहीं खाते, हम छोटे में ऐसा करते थे, बचपन में ज़्यादातर अपन ऐसा करते थे अपन लोग कि सावधान, अपन को मिर्च दिखती थी, मिर्च को उस सामग्री से ऐसे पोया खा रहे हैं तो उससे अगल कर दिया जाता था, करके अपन उसको यूज करते थे, तो उससे पदार्थ से मिर्ची को पृथक कर दिया गया है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए क्या कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? मतलब अगर आपको एक टोकरी में अमरूद और एक आम दे दिया गया है, एक टोकरी में मिक्स करके, और आपसे बोला गया है इन दोनों को अलग अलग कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप एक दूसरा बर्तन लाएंगे और उसमें आम या अमरूद में से एक चीज़ निकाल देंगे, दोनों चीज़ अलग हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। चित्र 5.2 दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। मतलब दूध से अपन दही जमाते हैं, दही से फिर मक्खन निकालते हैं, तो उसको उन दोनों को मिलाकर मक्खन को निकाला जाता है। मक्खन को मिश्रण से अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हैं। आम या अमरूद को तो हम बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। अगर वो पदार्थ छोटा है, छोटा आकार है उसका हो, तो उसे पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया गया है। मतलब आम और अमरूद तो बड़े आकार के थे और दूर से दिखाई दे रहे थे, तो हमने उनको अब बड़ी आसानी से अगल कर दिया। अगर आपको रेत और नमक के मिश्रण दोनों का मिक्स करके रेत और नमक को बोला जाए इनको अगल कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी संभव है। अगर आप सोचें कि अपन हाथ से बीन कर नमक या रेत को अगल कर लेंगे, तो ऐसा सोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। पहली क्या पूछ रही है, देखते हैं पहली। परंतु पहली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता क्यों है। मतलब ऐसा क्यों, ऐसी ज़रूरत क्या है हमें कि हम नमक से रेत को अलग करें? इतना कठिन कार्य जो कि अपन हाथ से नहीं कर सकते। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। क्रियाकलाप 5 सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिखाया गया है। तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप पृथक आगे बढ़ते हैं।
क्या प्रत्येक पदार्थ को जैसे सारणी 5.1 हम पदार्थों को दर्शाया गया है, आप देख सकते हो दर्शाया गया है। ये सारणी दी गई है ब्लू कलर की। 5.1 हम पदार्थों को पृथक करती हुई, मतलब इसमें पदार्थों को अगल किया गया है। जैसे इसमें पृथक पृथक क्रम में चावलों से पत्थरों को पृथक करना, मतलब हम चावल बनाते हैं जब, तो हमारी मम्मी वगैरह बनाती हैं, आपने घर में देखा ही होगा, तब अपन चावल से कंकड़ अगल करते हैं। दाल बनाते हैं तो दाल से कंकड़ अगल करते हैं। जो जो उद्देश्य, जो सेकंड हेडिंग है, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक अगल करते हैं, मतलब ऐसा क्या उद्देश्य है जो चावल से हम कंकड़ अगल करते हैं, क्योंकि वो हम बनाते हैं उसको खाने में यूज करते हैं जिससे वो दांतों में ना आए कंकड़, इसलिए हम उनको अगल करते हैं। ये उद्देश्य हो गया। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, मतलब जो अगल की गई अवयव का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। अगर हम चावल से कंकड़ अगल करेंगे तो हम कंकड़ का क्या करेंगे, वो कठोर पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, उसको हम फेंक देंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं, जो और एग्जाम्पल दिए गए हैं आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रम का उद्देश्य, प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हमें देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों का पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अगल से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि इस कॉलम में समझाया गया है कि हम कुछ भी पदार्थ है जिसका हमें एक मिश्रित, मान लो कुछ चीज़ सामग्री है जिसमें मिश्रित 2-3 चीज़ें मिली हुई हैं, उसमें से हम हानिकारक और अनुपयोगी, हानिकारक मतलब जो हमें नुकसान देती हैं, और अनुपयोगी जिसका यूज हम नहीं करते, उन चीज़ों को हम सबसे पहले अगल कर देते हैं। जिनकी हमें अगल से उपयोगी वस्तु होती है उसको भी हम कभी अगल कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। यह पदार्थों की 3 देख नहीं रहे सही से, अवस्थाओं है शायद, अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव्य और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक विभिन्नता है। आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण की विधियां। पृथक मतलब वस्तुओं को अगल करने की विधियां। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कुछ विधियों का उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलापों में देखा होगा, आपने रोजमर्रा जीवन में देखा होगा। हस्तचयन, हम हाथ से भी वस्तुओं को अगल करते हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। क्रियाकलाप 2 पढ़ते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण, आगे बढ़ते हैं, अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाक कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे अथवा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। आप जो पैकेट लाए उसमें अगर आपको भूसा, कंकड़ वगैरह दिख रहा हो तो उससे अपने हाथों से, हस्तचयन की विधि चल रही है तो अपने हाथों से अगल कीजिए। आगे पढ़ते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कंकड़ों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है, जैसा कि क्रियाकलाप 5.3 में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये गेहूं की पैकेट है, इसमें से ये कंकड़, मिट्टी के कंकड़ अगल कर रहे हैं। जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, अपनी मम्मी गेहूं साफ करती हैं, उसे आटा करने से पहले अपन गेहूं साफ करते हैं उसको, तो तब अपनी मम्मी वगैरह कंकड़ निकाल देती हैं। उसके मिट्टी के कंकड़ होते हैं, मिट्टी की छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, रेत होती है, उसको अगल कर देती हैं। ये हस्तचयन विधि कहलाती है। आगे पढ़ते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करने एक सुविधाजनक विधि लगती है। अगर अपन गेहूं में कंकड़ या मिट्टी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा नहीं होता कि गेहूं की बराबर ही मिट्टी हो, वो बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इसको हाथ से हस्तचयन विधि से अगल किया जाता है। ये पॉसिबल है। आगे पढ़ते हैं। थ्रेशिंग विधि पढ़ते हैं। थ्रेशिंग विधि।
आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधे, आगे पढ़ते हैं, पौधे से अनाज को अगल करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्नकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्नकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्नकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्नकणों को सूखे पौधे के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों और अमरूदों के पेड़ों से आमों और अमरूदों को पेड़ों से तोड़ा जाता है, परंतु अन्नकण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इसलिए इनको इन डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को इनकी डंडियों से कैसे पृथक करें? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों और अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों की डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी यूज किया जाता है, जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। जैसा कि चित्र 5.4 में थ्रेशिंग विधि दिखाई गई है। पहले अनाज को डंडियों से उसको पकड़कर उसको कूटा जाता था, बैलों से कुचलवाया जाता था, लेकिन अब इसके लिए थ्रेशिंग मशीन का यूज किया जाता है। आइए दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3, निष्पादन। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए तभी मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसलेगा। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत अथवा बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुए? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पादन कहलाती है। निष्पादन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्नकणों से पृथक करने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र 5.5 में दर्शाया गया है। जो महिला स्टूल पर खड़ी होकर सूप से उसको उछाल रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं गांव में ये बहुत होता है। नॉर्मली किसान भी अपनी फसल से कचड़े को, भूसे को अगल करने के लिए इस विधि का यूज करते हैं। आगे पढ़ते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पादन प्लेटफॉर्म के निकट एवं ढेर बना लेते हैं। अगल हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। चालन प्रक्रिया, जैसा कि अपन चालते हैं अनाज को। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। इसे हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चलनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण छन्नी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी
छलनी पर डाला जाता है चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाता है को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा जैसा कि चित्र 5.7 में दर्शाए गए हैं, जहाँ पे कहीं भी मकान बनते हैं उससे रेत से कंकड़ को दूर करने के लिए ऐसे चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्रियाकलाप 5। कक्षा में एक छलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। जब अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चॉक पाउडर तथा आटे को पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। आगे पढ़ते हैं अपसादन, निस्तारण और निस्तेदन में अंतर पढ़ते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धि जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? आगे पढ़ते हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर अब भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उठेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अपसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, जैसा कि क्रियाकलाप 5.8 में बताया गया है। यही सिद्धांत जैसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है, जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो पृथक परतों में बंट जाता है। इसके बाद जो अवयव ऊपरी सतह पर बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर दिया जाता है। जैसे कि हम पानी में तेल की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो ऊपर तैरेंगी। अगर अपन उसको टेढ़ा करके बूंदों को बाहर निकालेंगे तो वो निकल जाएंगी, तो उसमें दो भागों में वो बढ़ जाता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस क्रम को निस्तारण फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्तारण में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाब तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पवित्र हो सकता नहीं हो सकता, पंकिल नहीं हो सकता, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं, जैसा कि क्रियाकलाप 5 में दिया गया है। आइए हम क्रियाकलाप 5 पढ़ते हैं। तालाब या नदी का पंकिल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसा कि क्रियाकलाप 5 में दर्शाया गया है।
क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यादन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यादन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों मतलब धागे से बोलते हैं, तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यादन के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि जल अभी भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निश्चित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निश्चेदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दिखाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है, जैसे चित्र 5.10। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उलटते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पर ही रह जाते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निश्चेदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा ही होगा, पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव्य का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। बाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं क्रियाकलाप 6 में। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रूप में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती जाती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होती हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारणतः नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलते लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारणतः नमक प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है, जे दिखाया गया है चित्र 5.12 में आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे नमक कैसे बनता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग। अगर वस्तुओं को अलग करने की एक से अधिक विधियां होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7 पढ़ते हैं दोस्तों। क्रियाकलाप 7, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवस्थित नहीं है। अगर आप रेत और नमक को अगल करेंगे, ये हाथ से नगल नहीं होगा। इस मिश्रण के वो बीकर में रखिए और तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर को तली में बैठ जाती है? रेत बीकर की तली में बैठ जाती है। इसी निस्तारण या निस्यदन द्वारा पृथक कर दिया जाता है, कर सकते हैं। निस्तारण द्रव्य में होता है। क्या आप सोचते हैं कि जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली को टोटी से भाप निकलती देखते हैं? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट की केतली को टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। 5.13 में दर्शाया गया है।
केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनता है। जब जल से वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध की थोड़ी देर पहले उबाला गया हो उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या टूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निश्चेदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उनसे नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। फिर उनसे क्रियाकलाप में साथ में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। आगे पढ़ते हैं, क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलय ही कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा इतना बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्रियाकलाप पाठ में दर्शाया गया है। इस कार्य के लिए हमको एक बीकर अथवा गिलास की तथा 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उडेलिए। 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए, जैसा कि चित्र 5.14। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भांति विलोपित कीजिए। इसी प्रकार 1 चम्मच उसमें नमक मिलाइए और विलोडित कीजिए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ विलेयी नमक बच गया है? इस बीकर को तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह है कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिली नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया है। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन करने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अब विलय नमक रेत के साथ मिला रह गया है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा को संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहली की सहायता करने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 9 पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें नमक को पूरी तरीके से न घुल जाए। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन करना है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए, इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ तो क्या यह विलयन को गर्म करने पर इसमें और भी अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा कर होने दीजिए। क्या इस बीकर को तली में नमक पुनः बैठ दिखाई देता है? क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने के बाद नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलयन पदार्थों को समान मात्रा में घोला जा सकता है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भर लीजिए। 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि वह पूरी तरीके से घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने पर डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घुली गई है उसकी सारणी 5.2 में दर्शाई गई है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव्य में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुले तो सके तो संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे देखते हैं। क्रिया जी दिया गया है कुछ क्वेश्चन, ये का सारांश है।
निकल गया। ये सारांश दिया गया है पाठ का। आप भी जी अभ्यास है, आप क्वेश्चन अपन पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चन भर सकते हो। आप इसके धान के दोनों को डंडियों से अगल करना थ्रेशिंग कहलाता है। किसी एक कपड़े पर दूध को छीलना जी वगैरह आप भर लेना जी, पढ़ सकते हो। अब आप पूरा पढ़ चुके हैं हम जी। ये चित्र दिया गया है निष्पादन करते समय पेंटिंग है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।